अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, लेकर आ गए हम आपकी खिदमत में फिर से एक नया वीडियो, और ये वीडियो आपको भी MCVTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 8वीं, विषय मराठी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 11, प्राणी आणि आपण, और इसके लेखक है ललिता गौरी डांगे। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं आज हम? प्राणी आणि आपण, पाठ क्रमांक 11, जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। प्राणी आणि आपण। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMCVTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ प्राणी आणि आपण, जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं हम। ललित गौरी डांगे ये 1957 को पैदा हुए प्रसिद्ध लेखिका। त्यांचे विविध विषयांत लेखन प्रसिद्ध आहे। विविध वृत्तपत्रे, नीती, कालिके, मासिके यातून त्यांनी लेखन केले आहे। तो ये था उनके बारे में थोड़ा सा परिचय। वो बहुत मशहूर लेखिका है, उन्होंने बहुत सारे लेख किए हैं, प्रसिद्ध है, मशहूर है। अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग वृत्तपत्र में और मासिकाओं में, मतलब जो महीनावार आती है उसमें भी उनके जो लेख है वो प्रकाशित हुए हैं, छपे हैं और उसमें उन्होंने लेखन किया है। किसने? ललित गौरी डांगे ने, बराबर। ये एक लेखिका है प्राणी आणि आपण इस पाठ की। जंगल, प्राणी, पक्षी आणि मानव यांचे परस्परांशी एक अतूट नाते आहे। पर्यावरणाच्या साखळीचे ते महत्त्वाचे भाग आहेत। प्रस्तुत पाठातील मुलगा व वडील यांच्या संवादातून प्राणी वाचवा, जंगल वाचवा आणि पर्यावरण संरक्षण करा असा मोलाचा संदेश मिळतो। प्रस्तुत पाठ हा निर्मळ रनावर या मासिकेतून घेतला आहे। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जंगल, प्राणी, प्राणी मतलब जानवर, पक्षी मतलब परिंदे चरिंदे, आणि मानव और इंसान, ये क्या है, इन तमाम के बीच में एक अटूट बंधन है, एक अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूटने वाला, है ना। हम जंगल से लगे हुए हैं, हमें जंगल की ज़रूरत होती है, प्राणी की ज़रूरत होती है, पक्षी
भी यहाँ पर रहने वाले हैं। हर चीज़ हमें ज़रूरी होती है और हर चीज़ से हमारा रिश्ता होता है, नाता होता है ना। तो ये क्या है, अटूट रिश्ता है जो कभी टूटने वाला नहीं है, कभी बिखरने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ पर्यावरण जो है, माहौल जो है हमारा, ये एक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इस पार्ट में बताया गया है एक बाप और बेटा आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह प्राणी को बचाना चाहिए, किस तरह जंगल को बचाना चाहिए, पर्यावरण को किस तरह हिफाजत देनी चाहिए, ये सब इस पार्ट में बताया गया है। और ये पार्ट नीलमर रनावर ये मासिकेतून घेतला है, जो मंथली जो बुक आती है उसमें से ये पार्ट लिया गया है, जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने। हम पढ़ रहे हैं प्राणी आणि आपण। समझ में आ गया आपके? यहाँ पर हमने देख लिए ललित गौरी डांगे जी का परिचय, और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीधा हम हमारे पार्ट की तरफ। देखिए आपके सामने रेडियो है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेपटीवाल्या प्राण्याची भरली होती सभा। हे गाणे रेडिओवर लागलेला असते। गाणे ऐकत असताना घरी मुलगा व वडील यांचा संवाद सुरू होते। अभी यहाँ पर हम शेपटीवाल्या प्राण्याची भरली होती सभा ये गाणी आता आम्ही ऐकणार आहे। ये गाना हम लोग अभी सुनेंगे। तैयार है आप लोग गाना सुनने के लिए? हाँ, गाना सुनेंगे तब हम अच्छे से सबक को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं गाना। शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा। शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा। पोपट होता सभापती मधोमध उभा। पोपट होता सभापती मधोमध उभा। पोपट म्हणाला, पोपट म्हणाला, मित्रांनो देवाघरचे लूट, देवाघरचे लूट, तुम्हा आम्हा सर्वांना एक एक शेपूट, या शेपटाचे कराल काय? गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, अशा अशा शेपटीने मी मारीन माशा. गाय म्हणाली, अशा अशा शेपटीने मी मारीन माशा. घोडा म्हणाला, याला धरीन त्याला धरीन, मीही माझ्या शेपटीने असेच करीन असेच करीन. घोडा म्हणाला, याला धरीन त्याला धरीन, मीही माझ्या शेपटीने असेच करीन असेच करीन. शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा. शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा. पोपट होता सभापती मधोमध उभा. पोपट होता सभापती मधोमध उभा. पोपट म्हणाला, पोपट म्हणाला, मित्रांनो देवाघरचे लूट, देवाघरचे लूट, तुम्हा आम्हा सर्वांना एक एक शेपूट. चलिए हम लोगों ने अब गाना सुन लिए हैं। कौन सा? शेपटीवाल्या प्राण्याची भरली होती सभा, है ना, ये वाला गाना हमने सुन लिया। चलिए अब बढ़ते आगे, देखते हैं जो लड़का है और उसके जो वालिद है, मुलगा और वडील, इनके बीच में क्या संवाद हो रहा है, क्या बातें हो रही है। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। रोहन, लहानपणापासून मी हे गाणं ऐकतोय, पण एकदा सुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र प्राण्याची सभा दिसलीच नाही हो बाबा. रोहन क्या बोल रहा है कि बचपन से मैं ये गाना सुनता हुआ आ रहा हूँ. लहानपासून मी हे गाणं ऐकतोय, बचपन से ये गाना क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पण एकदा सुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र प्राण्याची सभा दिसलीच नहीं. लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई सभा दिखी नहीं है जिसमें इस तरह की बातें हो रही है और इस तरह सभा भरी हुई, शेपटे वाले प्राण्याची भरली होती सभा. ये गाना मैं बचपन से सुनते आ रहा, लेकिन ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि कहीं ऐसी सभा भरी है,
कहीं ऐसी जमात बैठी है और आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कभी मुझे दिखा ही नहीं, हो ना बाबा? वो अपने डैडी से, अपने बाबा से कह रहा है कि मुझे तो ऐसा कभी कहीं भी नहीं दिखा, जैसा गाने में हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से। क्या बोल रहा है रोहन? लहानपासून मी हे गाणं ऐकतोय, पण एकदा सुद्धा मला कुठेही अशी एकत्र पळण्याची सभा दिसलीच नाही हो बाबा. आता पहा बाबा काय म्हणतात. बाबा, अरे सगळे प्राणी एकत्र कुठले दिसायला आता? अधूनमधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झाला. तो बाबा क्या बोल रहे? अरे इतने सारे प्राणी अब एक जगह कैसे दिखेंगे? हाँ, अब ऐसा प्राणी किधर दिखते नहीं है. अधूनमधून कुठे कुठे दिसले तरी पुष्कळ झाला. कभी कभी कहीं कहीं अलग अलग प्राणी दिख गए, वही क्या है, बहुत बड़ी बात है. क्या कहा था रोहन ने कि बाबा जो हमने गाना सुने हैं शिफ्टे वाले प्राण्याची भरली होती सभा, ऐसी सभा तो मुझे कहीं दिखी नहीं आज तक कभी भरी है करके. तो उस पर बाबा क्या करे? अरे बाबा ऐसी जो है सभा किधर भरेगी? अब कहाँ ऐसे प्राणी रह गए, कभी कहीं कहीं कुछ कुछ प्राणी, कभी इधर कुछ इधर वगैरह से दिखले, वही बड़ी बात है. इस तरह के आप कोई सभा भरती भरती दिखाई नहीं देती है. कौन कह रहा है ये? बाबा. बढ़ते आगे, देखते हैं रोहन क्या करे. असं का म्हणता हो बाबा? रोहन क्या करे? असं का म्हणता हो बाबा? ऐसा क्यों बोल रहे बाबा आप? कैसी सभा नहीं भरती? तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं. अरे रोहन, दिवसेंदिवसी प्राणी पक्ष्याची संख्या कमी कमी होत चालली आहे. आता पूर्वीसारखे मोर खूप दिसत नाहीत. अगदी कावळे, चिमण्या सुद्धा खूप प्रमाणात दिसत नाहीत. या उलट जंगलात राहणारा वाघ कधीतरी माणसाच्या वस्तीत येतोय. क्या बोल रहे हो के ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा आप? रोहन कह रहा है कि बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर प्राणी नहीं दिखेंगे? क्योंकि हमने पहले गाना सुने थे शिफ्टे वाले प्राण्याची भरली होती सभा, वो सभा क्यों नहीं दिख रही है? ऐसी सभा तो मैंने कहीं नहीं देखा था. बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, अब कहाँ से भरने गई है? तो रोहन बोल रहा है ऐसा क्यों बाबा? तो बाबा कह रहे अरे दिवसेंदिवसी प्राण्याची संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है. दिवसेंदिवसी प्राण्याची संख्या कमी कमी होत चालली आहे. यानी दिन ब दिन प्राणी पक्षियाची संख्या, यानी जानवरों की और चरिंदों और परिंदों की संख्या जो है, उनकी तादाद जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है. अभी जो है पहले जैसे मोर बहुत नहीं दिखते हैं कहीं पर भी. बहुत ज़्यादा मोर दिखते हैं क्या? नहीं, बस कुछ जगहों पर ही मोर दिखते हैं, बराबर ना. उसी तरह चिड़िया, कावड़े, ये भी बहुत ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देते हैं. इसके उलट कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में जो रहने वाला वाघ है, जो शेर है, वो कभी कभी क्या होता है, हाँ, इंसानों की बस्ती में आ जाता है. आपने तो ऐसा सुने होंगे कि यहाँ पर एक शेर आ गया था, यहाँ पर एक दूसरा जानवर आ गया था, जंगली जानवर आ गया था शहर में, बच्चे को ले गया, लोगों को नुकसान पहुँचाया. तो ऐसा हो रहा है कि प्राणी कम हो रहे हैं और पक्षी भी कम हो रहे हैं. अभी पहले जैसे हमें प्राणी और पक्षी बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई नहीं देते. उसके उलट कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल का जंगली जानवर जो है बस्ती में आ जाता है और बस्ती वालों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है. समझ में आ रहा है ना आपके? यहाँ पर बातचीत हो रही है किसकी? रोहन की और उसके बाबा की. रोहन उनसे सवाल पूछ रहा है और बाबा उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं. आपस में क्या कर रहे हैं वो लोग? बातचीत कर रहे हैं कि शिफ्टे वाले प्राणियों की सभा हमने बचपन से गाना सुने थे, लेकिन ऐसी सभा तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी बाबा, ऐसा क्यों? तो बाबा कह रहे हैं कि अभी पहले जैसे प्राणी नहीं रहे, कहीं कहीं कुछ कुछ दिख जाएंगे, वो अलग बात है. तो रोहन पूछा ऐसा क्यों बाबा? तो बाबा कह रहे हैं अरे बाबा दिन ब दिन जो है तादाद कम होती जा रही है. पक्षियों की, प्राणियों की, जानवरों की, परिंदों की दिन ब दिन तादाद क्या हो रही है, कम होती जा रही है. हाँ, पहले जैसे अब मोर और पहले जैसे चिड़िया वगैरह अब दिखाई नहीं देते. इसके उलट कभी कभी जंगली जानवर हमारी बस्ती में आ जाता है. चलिए बढ़ते आगे.
देखते हैं आगे क्या कह रहा है रोहन। हो खरंच कसली घबराट झाली होती ना सगळ्यांची, पण बाबा असं का होतंय हो? क्या बोल रहा है रोहन? हो खरंच, क्यों बोल रहा है ऐसा? उसके बाबा ने उससे कहा कि बेटा दिन ब दिन पक्षियों की और प्राणियों की संख्या जो है कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जंगल का जो शेर है, बाघ है, जंगली जानवर है, वो बस्ती में आ जाता है और बस्ती वालों को नुकसान पहुंचाता है। तो रोहन कह रहा हो खरंच कसली घबराट झाली होती ना सगळ्यांची, पण बाबा असं का होतंय हो? रोहन बोल रहा कि हाँ कितना घबरा गए थे ना हम, शेर आया करके चारों तरफ घबराहट अफरा तफरी फैल गई थी, है ना, सब लोग घबरा गए थे। और आगे पूछ रहा है रोहन कि बाबा ऐसा क्यों होता हो? ऐसा क्यों होता है कि जो है जंगली जानवर जो है बस्ती में आ जाता है? ऐसा क्यों होता है ना? पक्षी तो दिन ब दिन, प्राणियों तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, पक्षी प्राणी कम होते जा रहे हैं, फिर शेर या जंगली जानवर को बस्ती में आने की क्या जरूरत महसूस हुई? ऐसा क्यों हुआ है बाबा? आगे देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। अरे आपण माणसांनी त्यांचे घरावर कब्जा केलाय। क्या बोल रहे बाबा? अरे आपण माणसांनी त्यांच्या घरावर कब्जा केलाय, बरोबर ना? क्या मतलब है इसका? हमने उनके घर पर कब्जा किया है, प्राणियों के, जानवरों के घर पर हमने कब्जा किया है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तस्वीर में आपको दिख रहा है कि हमने क्या किए है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, जंगलों को काटा है, दरख्तों को काटा है, मैदानों को साफ किया है, नदियों को सुखड़ा दिया है, कम कर दिया है ना? अब जंगली जानवरों का घर तो जंगल है, बराबर ना? वो कहाँ रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? दरख्तों पर रहते हैं। परिंदे कहाँ रहते हैं? दरख्तों पर रहते हैं, उड़ते हैं और दरख्तों पर उनका बसेरा होता है। घर दरख्तों पर होता है, उनका घर दरख्त रहता है। और जंगली जानवरों का घर तो जंगल ही होता है, पूरा जंगल, जहाँ जाए मर्जी जाए घूमते फिरते वो, और जब उनको आराम करना है आराम कर लेते हैं। तो इस तरह उनका घर क्या हुआ? उनका घर तो जंगल हुआ, दरख्त हुए, बराबर ना? लेकिन हमने क्या किया, इंसानों ने क्या किया, अपनी सहूलत के लिए हमने जंगलों की सफाई की मतलब जंगलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, दरख्तों को काट दिया। जंगल किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं उसे ही जंगल कहा जाता है, बराबर ना? अगर उस पर दरख्त नहीं रहेंगे तो बहुत दूर तक अगर खुला रहेगा तो वो तो मैदान बन जाएगा, बराबर ना? तो दरख्तों को हमने काटे, जंगलों को हमने पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब उनका घर ही हमने साफ कर दिया है तो वो कहाँ पर रहेंगे, बराबर ना? जब हमने उनका घर ही साफ कर दिया है तो वो फिर हमारे घरों पर आएंगे ही ना, बराबर ना? जब हमने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है तो अपना घर ढूंढते हुए तो आएंगे कि मेरा घर यहाँ पर था और यहाँ पर तो बड़ी बड़ी इमारतें, बस्ती बन गई है, लोगों ने अपने घर बना लिए, तो अब वो कहाँ जाएंगे? यही एक वजह है, यही एक कारण है, कारणों में से, बहुत सारे कारणों में से एक कारण यही भी है कि जानवर क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। परिंदे चरिंदे क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। पहले तरह जितने मोर होते थे, जितनी चिड़ियाँ उड़ती थी, जितने छोटे छोटे परिंदे होते थे, अब उतनी तादाद में दिखाई नहीं दे रहे। ये इसकी वजह यही है कि हमने क्या किया, जंगलों की सफाई कर दी, जंगलों को काट दिया, जंगलों को ख़त्म कर दिया है ना? बड़े बड़े रोड बनाने के लिए हमने पहाड़ों को भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पहाड़ों से भी हमने बड़े बड़े पत्थर निकाल लिए, पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर उसके पत्थर निकाल के बड़े बड़े रोड बनाए, है ना? और घर बनते कैसे? हाँ, रेत होती है और क्या होता है, सीमेंट होता है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं। पत्थर कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से आते हैं। और पहाड़ों को क्या कर दिया हमने, साफ कर दिया पहाड़ों को भी अपने लिए, अपने घरों के लिए। तो इस तरह जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं और पहाड़ भी ख़त्म हो रहे हैं। तो आखिर जानवर, प्राणी, पक्षी जाए तो कहाँ जाए? इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे घरों पर दस्तक दे रहे हैं, आके घंटी बजा रहे थे कि मैं भी आया हूँ, देखो। तो यहाँ पर रोहन की और बाबा की बातचीत हो रही है। तो क्या ऐसा क्यों होता है? क्यों जंगली जानवर
हमारे बस्ती में आते हैं. तो बाबा ने उसे जवाब दिया की अरे माणसाने त्याच्या घरावर कब्जा केला है, यानी इंसानों ने उनके घर पर कब्जा किया है, इसलिए तो वो आ रहे. समझ में आ रहा है ना आपके? यहाँ पर रोहन और बाबा की क्या हो रही है, बातचीत हो रही है. और हम पढ़ रहे हैं पुरानी आनी आपन जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने. यहाँ तक समझ में आया आपके? वेरी गुड. चलिए बढ़ते आगे. रोहन म्हणजे काय? बाबा ने क्या कहा, अरे रोहन, जंगली जानवर हमारे घरों पर आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है. तो रोहन बोल रहा है म्हणजे काय, यानी इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अरे त्यांचे घर म्हणजे जंगल है ना. अभी मैंने आपको बताया त्यांचे घर म्हणजे जंगल. अरे आपण जंगल नष्ट केली, झाडं तोडली, टेकड्या सपाट केल्या आणि आपले घर बांधली, कारखाने उभारले, मग हे प्राणी राहणार कुठे? ते आले आपल्या वस्तीत. जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि जो है जंगल जो है प्राणियों का घर है ना. और हमने क्या किया, जंगल नष्ट किए, झाड़ों को तोड़ दिया, दरख्तों को तोड़ दिया, टेकड़ियाँ पहाड़ सपाट कर दिए है ना. और फिर हमने बड़े बड़े घर बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, कारखाने बनाए, फैक्ट्रियाँ डाली बड़ी बड़ी है ना. तो आखिर ये प्राणी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके घरों पर तो हमने कब्जा कर लिया है. बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमने लगा दी. अब आखिर ये प्राणी जाए तो कहाँ जाए? इसलिए वो अपने बस्ती में आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए है ना. जंगल पर तो हमने कब्जा कर लिया है, उनके घर पर हमने कब्जा कर लिया है, इसीलिए तो वो अपने घरों में से निकल कर हमारे घरों के पास घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं ना. तो यहाँ पर बाबा किसे बोल रहे हैं, रोहन को बोल रहे हैं कि अरे त्यांचे घर म्हणजे जंगल. अरे आपण जंगल नष्ट केली, झाडे तोडली, टेकड्या सपाट केल्या आणि आपले घर बांधली, कारखाने उभारले, मग हे प्राणी राहणार कुठे? ते आले आपल्या बस्तीत, वो आ गए हमारे बस्ती में. जब हमने उनका जंगल और सब कुछ काट दिया तो आएंगे ना, बराबर ना. समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते आगे. रोहन, पण बाबा झाडापासून माणसाला खूप फायदे होतात. क्या बोल रहा है रोहन? पण बाबा झाडापासून माणसाला खूप फायदे होतात. रोहन कह रहा है कि दरख्तों से इंसानों को तो बहुत सारे फायदे होते हैं. बाबा, हो ना, म्हणून तर झाडं सुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात. जशी चंदनाची झाडे किंवा इतर इमारती, लाकूड, साग, देवदार आणि बरीच काही. त्यांचा उपयोग जळण्यासाठी, फर्निचरसाठी, बांधकामासाठी होतात. जसजस लोकसंख्या वाढते, माणसाच्या दैनंदिन गरज वाढते, त्याच्या वस्तूची आवड वाढते. क्या बोल रहे बाबा? हो ना, म्हणून तर झाडंसुद्धा खूप प्रमाणात तोडली जातात. जशी चंदनाची झाडे किंवा इतर इमारती, लाकूड, साग, देवदार आणि बरेच काही. त्यांचा उपयोग जळण्यासाठी, फर्निचरसाठी, बांधकामासाठी. जस लोकसंख्या वाढते, माणसाची दैनंदिन गरज वाढतात, त्यानी वस्तूची आवड वाढते. क्या बोल रहे बाबा कि हाँ, ये बात सही है कि झाड़ जो है, दरख्त जो है, इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. इसीलिए तो दरख्तों को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है. हाँ, जैसे चंदनाचे झाड़े किंवा इमारती लाकड़, यानी बहुत सारे लकड़े, चंदन का दरख्त हो गया, उससे खुशबू मिलती है. इस तरह इमारत बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा घर बनाने के लिए, बांधने के लिए, जलाने के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है. जैसे जैसे लोक संख्या, आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ज़रूरत क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे आबादी बढ़ेंगी, ज़रूरत भी बढ़ती जाएंगी. और हमारे आराम की जो वस्तुएं हैं, आराम की वस्तु मतलब ऐशो आराम के लिए जो हमारी ज़रूरत होती है,
जैसे बेड है, कुर्सियाँ हैं, फर्नीचर है, घर है, जलने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है और दरख्तों को क्या किया जा रहा है, लगातार काटा ही जा रहा है, काटा ही जा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर बाबा कि हाँ, दरख्त जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो इमारत में काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए काम आते हैं, घर बनाने के लिए काम होते हैं। घर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसमें काम होते हैं, हमारे पकाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसमें भी काम आते हैं। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत भी क्या होती जा रही, बढ़ती ही जा रही है। आगे बाबा और कह रहे हैं जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हाँ, जंगलाची झाडे तोडली जाते। जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जंगल के क्या हो रहे, दरख्त काटे जा रहे। अशा प्रकारे जंगल नष्ट झाली की प्राणी पक्षी यांचे राहायचे ठिकाण, त्यांचे खाद्य कमी होतं। एखाद्या प्रकारच्या प्राण्याची किंवा पक्षीची संख्या जरी कमी झाली तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण सृष्टीवर होतो, कारण त्यांची एक नैसर्गिक अन्न साखळी असते आणि ती पूर्णपणे संतुलित असावी लागते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी ज़रूरत भी क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ रही है वैसे वैसे जंगल क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है। हाँ, अब जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब जंगलों को जब काटा जा रहा है तो पक्षी और प्राणियों के रहने की जगह कम होते जा रही है और उनके खाने पीने की चीज़ें भी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसलिए प्राणी और पक्षी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एखाद्या प्रकारच्या प्राण्याची किंवा पक्षीची संख्या जर कमी झाली तरी त्याचे परिणाम संपूर्ण सृष्टीवर होतात। यानी अगर किसी प्राणी या किसी पक्षी की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई तो उसका पूरा परिणाम पूरी सृष्टि पर पड़ता है। हाँ, पूरी संकल्प पे पड़ता है, कारण त्यांची एक नैसर्गिक अन्न साखळी असती। क्या होता है, उसकी एक चैन होती है। क्या होती है, नैसर्गिक अन्न साखड़ी होती है, यानी उनकी एक चैन होती है, खाने की चैन जिसे हम कहते हैं, ग़िज़ाई चैन जिसे हम कहते हैं, बराबर ना, ग़िज़ाई शकली हम जिसे कहते हैं, अन्न साखड़ी। हाँ, तो अब जैसे बीच में का कोई प्राणी ही क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसका परिणाम पूरी सृष्टि पर होता है आणि ते पूर्णपणे संतुलित असावी लागते और पूरी तरह से सही तरीके से वो संकली चलना ही चाहिए, वो चैन चलना ही चाहिए। बीच में का कोई भी प्राणी वहाँ से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरी सृष्टि पर उसके परिणाम होते हैं। और कैसे परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्राणी आणि आपण जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने, मराठी सुगमभारती इयत्ता 8वीं। और ये जो पाठ है प्राणी आणि आपण, ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि अभी वक्त कम है इसके लिए आज हम ये सबक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।